अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बारी है सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची यानी कि SM साइंस कॉलेज जो है उसका जो है वो प्रीलिम पेपर जो 2021 में हुआ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ। सो लाइट एयर से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये टाइम का यूनिट है क्योंकि एयर आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा लाइट एयर का मतलब वो फासला है जो लाइट इन वैक्यूम इन स्पेस ट्रैवल करती है इन वन एयर। वो फासला जो लाइट ट्रैवल करती है इन वैक्यूम इन स्पेस इन वन एयर उसे लाइट एयर कहते हैं। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी आर। कैपिटल जी की डायमेंशन क्या है? वैसे तो याद भी रख सकते हो लेकिन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। जी की डायमेंशन मालूम करना है और दोनों मासेस की डायमेंशन m होगी तो m स्क्वायर आएगा और r की डायमेंशन होगी l तो ये आ जाएगा l स्क्वायर और सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ भेजना है तो ये हो जाएगा mlt-2। एल स्क्वायर जाके होगा मल्टीप्लाई और एम स्क्वायर हो जाएगा जाकर डिवाइड। तो एक एम से एक एम हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जी की डायमेंशन आ जाएगी एम इनवर्स एल क्यूब t-2। एम इनवर्स एल क्यूब t-2। एम इनवर्स एल क्यूब t-2 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर्स के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। और ये सारी वैल्यूज़ पता है याद कर लो। अभी जो है वो सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है आज, ठीक है ना, और जो आप कल वीडियो इंशाल्लाह देखोगे तो मतलब एक दिन पहले ही पेपर हुआ है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। उसके अंदर एक स्टूडेंट का केस मेरे सामने आया कि सबसे मुश्किल जो न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल था वो अटैम्प्ट किया और सिर्फ गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि जहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ था, माइक्रो की पावर होती है -6 तो वहाँ पे -3 पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ध्यान दो। मेगा, मिली, किलो, सेंटी, इन सबके क्या मकसद है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के। क्वेश्चन नंबर 4 A vector which can be displaced parallel to itself anywhere in the space is known as फ्री वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसको हम कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके पैरेलल उसे आज़ाद वेक्टर कहा जाता है या फ्री वेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 k dot I cross j। 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 तो वो सिंपल सी प्रॉपर्टी जो मैं समझाता हूँ बार बार हर वीडियो के अंदर, I j और k, ठीक है ना। अगर तो एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो तीसरे वेक्टर का आंसर आएगा पॉजिटिव और अगर एरो के अपोजिट चलेंगे तो माइनस में आएगा। I से j की तरफ जा रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि आंसर आ जाएगा तीसरा वेक्टर यानी कि k। और k डॉट k सेम वेक्टर्स के दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर्स के वो बराबर होता है 1 के। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 1। k डॉट k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है जब दो वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर a डॉट b लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बनता है AB cos थीटा। तो 0 करने की जिम्मेदारी कॉस की है और कॉस 0 कब होता है? याद रखो कॉस 0 होता है 90 डिग्री पर। तो अगर हम कॉस 90 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई होके ए बी की कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर आ जाएगा 0। इस वजह से हम ये कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 होती है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ए क्रॉस ए, सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। ए क्रॉस ए बराबर होता है, वैल्यूज पुट करें, ए क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 8 ए क्रॉस ए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन और ए का ए से बनने वाला एंगल 0। और जैसे कि हम जानते हैं साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो इन सब से मल्टीप्लाई होके ए क्रॉस ए का आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है ना, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा कि मुकम्मल पूछा? नहीं, इन्होंने मुकम्मल पूछा है यहाँ पर ना।
ठीक है ना। तो याद रखो वेक्टर तो आएगा लेकिन वो वेक्टर जीरो के बराबर होगा, और जीरो के बराबर जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर कहलाता है नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री विल बी, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 9, उसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, g होता है 9.8, गिवन एंगल है 30, कैलकुलेटर से निकालोगे साइन 30 बराबर आएगा 0.5, मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 4.9, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन इज 1/2g, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन गिवन है, व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल विल बी, सेम न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया, इस मरतबा एक्सेलरेशन उसके हाफ के बराबर है, हाफ ऑफ जी के। वैसे तो यही है आंसर, अभी आपको पता लग जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा इधर। तो ए बराबर है जी साइन थीटा के। अब गिवन कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन बराबर है 1/2 जी के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 जी इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है जी। जी से जी कैंसिल, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है साइन थीटा बराबर आ रहा है 1/2 के, यानी कि 0.5 के, और थीटा फाइंड करना है तो साइन इनवर्स मालूम करना पड़ेगा 0.5 के 1/2, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज। वही बात होगी ना, आधा वैल्यू ऑफ जी के बराबर होगा, तो वही वाला क्वेश्चन उन्होंने रिवर्स करके दे दिया था यहाँ पे ना। तो एंगल कितना बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए हमारे पास 30 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी। अगर इनिशियल स्पीड को डबल कर दें तो रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11th, रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हैं ना, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो याद रखो ट्वाइस कर रहे हैं, सॉरी इनिशियल स्पीड डबल्ड ट्वाइस कर रहे हैं। तो अगर 2 वी नॉट लिखेंगे यहाँ पर तो स्क्वायरिंग पूरी की करनी पड़ेगी, साइन 2 थीटा ओवर जी सेम रहेगा, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये 2 का स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा 4, और बाकी का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो इसका मतलब रेंज हो जाएगी 4 टाइम्स, increase 4 times. Question number 12, the motion on a curved path when one component of velocity is constant and the other is variable is called, ऐसा मोशन कर्व पाथ में होता है, एक कंपोनेंट यानी कि x कंपोनेंट सेम रहता है, y कंपोनेंट वेरिएबल होता है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर्कुलर वाइब्रेटरी स्पिन, ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल होगा जिसको प्रोजेक्शन मोशन कर दिया, थोड़ा करेक्शन कर लेना। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें एक्स कंपोनेंट सेम रहता है और वाई कंपोनेंट बढ़ता और कम होता है। 13, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजेस, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, वरना अदरवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। याद रखो ये नॉर्मली सर्कुलर के लिए नहीं है, लीनियर के लिए भी है, कि अगर स्पीड बढ़ रही होती है तो स्पीड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, और एंगुलर में भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 14, साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, रेसिंग ट्रैक, स्किड्स, वो गिर जाता है, स्किड कर जाता है, क्यों कर जाता है। द सेंट्रिपिटल फोर्स अपॉन हिम इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन से कम होती है। देखो फ्रिक्शन तो गिरने से रोक रही है, फ्रिक्शन गिरने से रोक रही है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन जो है वो गिरने से रोकेगी। द सेंट्रिपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ ये बात सही है कि अगर सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन गिरने से रोक रही होती है, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ज़्यादा होती है तो नतीजे में क्या होता है कि वो स्लिप हो जाता है, और अगर इक्वल होगी तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से राइट आंसर होगा बी, द सेंट्रिपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। 15, the mud flies off the tire of a moving motorcycle in the direction towards the center of wheel, along the tangent to the wheel, towards the circular motion of the wheel, away from the radius of the wheel, along the tangent to the wheel, ठीक है ना। कभी भी आप देखोगे तो जो कीचड़ उछल रही होती है किसी भी टायर से, गाड़ी के टायर के रोटेट होने की वजह से, वो टायर के साथ साथ होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 15 है ना, 15। फॉर एग्जांपल अगर टायर इस तरीके से है और टायर ऐसे करके रोटेट हो रहा है,
ठीक है ना। टायर ऐसे करके रोटेट हो रहा है, तो जो मड फ्लाई कर रही होती है ज़मीन से लगने के बाद, वो टेंजेंट बनाती हुई जा रही होती है। जो लाइन है जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करती है, इसको टेंजेंट कहते हैं। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा इसका टेंजेंट। 16 द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ खींचती है और फिर सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करवाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन बराबर होता है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल पूछा जाता है, कभी डिग्रीज़ कभी पाई की फॉर्म में, तो दोनों तरीके कार से आपने याद रखना है। यहाँ पर तो वैसे 57.3 डिग्रीज आएगा, लेकिन दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 17 दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज़ के, और ये जो 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज़ है, ये दरअसल 57.3 डिग्रीज़ के ही बराबर आता है। आप 180 को डिवाइड करा के देख लो 3.142 से। क्वेश्चन नंबर 18, एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज़ द सेम। अच्छा सवाल है। वो एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जो रोटेटिंग बॉडी होती है उसका हर एक पॉइंट जो है उसकी क्या चीज़ सेम होती है? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये बात मतलब गिवन ही है, समझ लो एक तरीके से, कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके जो एंगल्स होते हैं हर पॉइंट के, वो बराबर के बन रहे होते हैं। जब एंगल्स हर पॉइंट के बराबर के बन रहे होते हैं तो जो वेलोसिटी है वो भी बराबर की बनेगी। इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट की सेम रहती है। दिस फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है टॉर्क। चैप्टर नंबर 5 और 4 और 3, ये तीनों जो है ना आपस में रिलेट करके रखो। आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फोर्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, जिसे टॉर्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, इज ऑलवेज एट रेस्ट, सिर्फ रुकी हुई होती है। कैन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कैन मूव विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कैन मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वो बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है, क्या वो हमेशा रेस्ट में होती है? क्या वो मूव कर सकती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ? तो एक बात तो कंफर्म है, एक्सेलरेशन नहीं होती। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि उसके अंदर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑलवेज एट रेस्ट बात गलत हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये सही है, कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है। The angular momentum of particle changes from 0 to 720 in 4 seconds. The magnitude of torque acting will be okay. तो हमें torque find करनी है, which is rate of change of momentum. Torque is equal to rate of change of momentum. 0 से 720 हो रही है तो डिफरेंस आएगा 720 माइनस 0 इन 4 सेकेंड्स। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें 720 को डिवाइड कराना है 4 से। 720 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा बराबर 180 के। तो इसका मतलब टॉर्क हो जाएगा 180 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 180 न्यूटन मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जी। विच इज़ यूनिवर्सल विच इज़ यूज्ड इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का। 23, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हो जाएगी? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी 4 गुना। अगर हम आधा कर दें, ये मैं कैसे बता पाया? क्वेश्चन नंबर 23 हमें पता है F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इन्वर्स रिलेशन है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, और कह रहे हैं हाफ हो गई। तो अगर आर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। और क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो ये ऊपर जाके पलट जाएगी वैल्यू, 1/4 बराबर हो जाएगा 4 के। इस वजह से आंसर आएगा 4 टाइम्स। और पिछली काफ़ी वीडियोस के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है। इफ़ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ 4 गुना हो जाए, साइज सेम रहे, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी विल बिकम, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर 4 गुना हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, तो याद रखो ये भी 4 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, अगर फॉर्मूला क्या था वैल्यू ऑफ जी का? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ जी का कैपिटल G m/e ओवर r/e का स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि अगर मास 4 गुना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो इधर ही मल्टीप्लाई बाय 4, तो वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी 4 गुना।
Question number 25. If one moves down the surface of Earth to a distance equal to the half of radius of the Earth, the value of acceleration due to gravity will be. ठीक है ना, अब हम अर्थ की सरफेस में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सरफेस के, और कितना जा रहे हैं, जितना कि रेडियस है उसका हाफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 25. तो सबसे पहले फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस डी ओवर आर ई. ठीक है, ये फार्मूला है. अब ये कह रहे हैं कि जो डेप्थ है वो 1/2 आर ई के बराबर है, तो जी डैश बराबर आ जाएगा जी 1 माइनस 1/2 आर ई डिवाइडेड बाय आर ई. आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस हाफ कितना होता है? 1 माइनस हाफ होता है हाफ के बराबर, तो हाफ इंटू जी, यानी कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो आधी हो जाएगी उस डिस्टेंस पे. आधी होने का मतलब इधर आ जाएगा 1/2 जी. क्वेश्चन नंबर 26. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर. फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी बराबर होता है पावर के. 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, बहुत ही कॉमन वैल्यू है, 746 वॉट के. क्लास 9 क्लास 10 में भी बताते हैं ये सब. तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज़ नेसेसरी दैट acceleration is directly proportional to the displacement from mean position and it is always directed towards mean position. so answer आता है with negative sign. सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल सी ये एक्सप्रेशन है. क्वेश्चन नंबर 29. टू डबल द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेंथ को कितना करना चाहिए? लेंथ को 4 गुना कर देना चाहिए अगर हम टाइम पीरियड को डबल करना चाह रहे हैं. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं कि आप फार्मूला फॉर टाइम पीरियड याद करें तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लेंथ को डबल कर दें तो ये अंडर रूट 2 आता है. अंडर रूट 2 जो है 1.41 टाइम्स होता है, लेकिन इसी वजह से मैंने कहा कि आप लेंथ को 4 टाइम्स करो. तो 4 टाइम्स करोगे तो 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. इस वजह से मैंने कहा यहाँ पर 4L करना पड़ेगा. 30. द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन. स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सही बात है. विंड स्पीड पे, सही बात है. डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड प्रेशर. अब बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की आपको मैं बात बताऊं, आप अगर फार्मूला देखो ना तो टेम्परेचर और विंड स्पीड तो डिपेंड करती है. आप अगर फार्मूला देखो स्पीड ऑफ साउंड का तो वो कुछ इस किस्म का आता है कि ऊपर प्रेशर पर डिपेंड करती है और डिपेंड करती है डेंसिटी पर, सही है ना. लेकिन हाँ, अब एक बात हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अपने आप डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तो अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती. हालांकि फार्मूले में लिखा हुआ है, लेकिन मेरी लॉजिक समझो, पिछली क्लास लेक्चर्स में बता चुका हूँ. बात सारी ये है कि डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, तो लॉजिकल बात है. लेकिन और प्रेशर के सामने सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन प्रेशर जैसे ही हम चेंज करते हैं ना तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है. जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी गैस के ऊपर, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं. मॉलिक्यूल करीब करीब आने का मतलब डेंसिटी बढ़ गई. तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और स्पीड कांस्टेंट रहती है. इस वजह से आप जहन में बात बिठा लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती प्रेशर पे. मैथमेटिकली वेबर फ्रेशनल लॉ होता है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी log I. 32. Doppler's effect applies to sound waves only, light waves only, radio waves only, all of them. सारी की सारी वेव्स के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है Doppler's effect. The central point on the Young's double slit experiment is always, जो सेंट्रल पॉइंट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वो हमेशा ब्राइट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. और अगर यही सवाल होता न्यूटन रिंग्स के लिए तो सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क होता है. इन माइकल सेंटर फॉर अ मीटर द कंपनसेटिंग प्लेट इज़ यूज टू. वेरी गुड. इससे पहले जब भी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे तो उसमें पूछते थे कि ये बीम स्प्लिटर का क्या काम है. अभी फिलहाल पूछ रहे हैं कंपनसेटर का क्या काम है. डिवाइड एम्पलीट्यूड, चेंज द फेज, चेंज वेवलेंथ, इक्वलाइज द पाथ ऑफ 2 बीम्स इन ग्लास. ये पार्ट डिफरेंस को मैनेज करना होता है, तो ये बात कंफर्म करनी होती है कि दोनों रेज एक जैसा फासला तय करें. इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं कंपनसेटिंग प्लेट. The reciprocal of number of lines per unit length of a diffraction grating is known as. अगर हम नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करें पर यूनिट लेंथ और इसका रेसिप्रोकल कर दें तो उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है. ग्रेटिंग एलिमेंट जिसे हम D से जाहिर करते हैं वो बराबर होता है कितनी लेंथ है डिवाइड बाय
नंबर ऑफ लाइंस, तो ये रेसिप्रोकल हो गया ना, क्योंकि उन्होंने बोला है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, तो उसका रेसिप्रोकल L/N हो जाएगा, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाती है। ब्रैग्स लॉ जो कि इस्तेमाल होता है फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, उसके मुताबिक m लैम्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा के। अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए f और 2f के दरमियान में, तो इमेज बनता है आफ्टर 2f, बियॉन्ड 2f। अगर f और 2f के दरमियान में इमेज रखते हैं तो बियॉन्ड 2f इमेज बनता है, ठीक है ना। और वो जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, वो इमेज बनता है मैग्नीफाइड। 38 इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेजेस फॉर्म्ड आर, कॉन्केव लेंस की सूरत में जब भी इमेज बनते हैं तो कैसे बनते हैं, रियल ओनली, वर्चुअल ओनली, रियल एज वेल एज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनते हैं इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। 39 लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला इज मैथमेटिकली रिटर्न है, इससे आसान क्या देंगे आपको क्वेश्चन, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फर्स्ट वन 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। Question number 40. The ratio between height of image to the height of object is known as linear magnification. Height of image को अगर डिवाइड कराते हैं height of object से hi डिवाइड बाई ho, तो वो linear magnification होती है। The focal length of eyepiece in compound microscope is, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें आई पीस जो कि आँख के करीब वाला लेंस होता है, उसकी जो फोकल लेंथ रखी जाती है वो हमेशा ज़्यादा रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 42, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर जो फाइनल इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है ना। वर्चुअल बनता है, जब हमने फिगर बनाई थी तो वो आ रहा था वर्चुअल एक इमेज नहीं मिल रही थी, रेस कन्वर्ज नहीं हो रही थी, और इन्वर्टेड बनता है, रियल भी होता है, सॉरी वर्चुअल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड देन देयर इज़ द सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, चेक किया मैंने, आसान सा है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही शामिल हैं, आप लोग उसको डाउनलोड करके देख लेना। और ये सारे जो मैंने मार्किंग करी है ये भी पेपर के अंदर जो PDF मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर मेंशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।